मैं सोनीपत से हूँ, इंश्योरेंस में हूँ 2015 से। हम फोकस है मोटर इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे और टर्म प्लान्स पे। मेरा एक टाई अप है जेप्टो के साथ। जेप्टो के कुछ लोगों के लिए देयर राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं, उनकी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में 5 लाख रुपए का कवर है। सर, चलान के डर से लोग अपने व्हीकल को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के डर से अपनी इंश्योरेंस कराना लोग भूल जाते हैं। वी-मीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पिछले 7-8 महीने का? सर, वी-मित्र का एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक। हर वर्टिकल से लोग हैं, आपसी भाईचारा भी है, ब्रो कोड भी है, बिल्कुल। और रेफरेंसेस भी मिलते हैं। तो लोगों को जैसे इंश्योरेंस याद आता है तो बीमा वाला भाई याद आता है। बाकी मेहनत लोगों को ही करनी पड़ेगी, घर बैठे कोई काम नहीं आता सर। नमस्कार, मैं अरुण नबराल आज वी-मित्र पॉडकास्ट में एक नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ है कुणाल रेलन जी, बीमा वाले भाई के नाम से जो जाने जाते हैं। वेलकम मिस्टर कुणाल जी। नमस्कार सर। कुणाल जी, कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में। सर, मैं सोनीपत से हूँ, इंश्योरेंस में हूँ 2015 से। ये काम बस ऐसे बैठे बैठे सूझा कि लोगों के साथ क्या मिल के किया जा सकता है जिससे मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके, लोगों तक पहुंचा जा सके, रीच बढ़ सके। एक लिमिटेड काम ना हो जो सिर्फ मेरे शहर या मेरे गली मोहल्ले तक रहे, जिससे मैं सारे देश के किसी भी कोने में बेझिझक जा सकता हूँ। तो मुझे लगा ये काम लेके जाया जा सकता है। मुझे कुछ कमियां दिखी कि ये कमियां अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में हैं, ये शॉर्टकमिंग है, लोग प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, चाहे वो पॉलिसी सेलर हो, चाहे वो पॉलिसी बायर हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो। तो ये जो गैप था, इसको फिल करने के लिए हमने बनाया बीमा वाला भाई। बीमा वाला भाई। और आपका आपने एजुकेशन या ये थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फैमिली के बारे में बताएंगे आप? सर, फैमिली में पापा हैं, मम्मा हैं, एल्डर सिस्टर है, मैरिड है, शी ऑल्सो रन्स हर ओन बिजनेस। पापा का टायर का शोरूम है, MRF की डीलरशिप है, लास्ट 21 ईयर्स है। एंड देन सिस्टर है, उनका ट्रैवल कंपनी है। छोटा भाई है, उसकी AI ऑटोमेशन एंड IT वेब सर्विसेज की कंपनी है। मैं हूँ अपना इंश्योरेंस की कंपनी। अच्छा, एक बिजनेस आपका टायर वाला जो आपके फादर से फैमिली बिजनेस आपका टायर, और आप इंश्योरेंस में। तो टायर बिजनेस से इंश्योरेंस वाले बिजनेस में आने का पर्पज आपने थोड़ा सा बताया कि आप लोगों को समझना चाहते थे, अब उनका पूरे देश में काम करना चाहते थे, क्योंकि टायर का बिजनेस एक लिमिटेड। और डिटेल से बताएंगे क्यों आए आप? जैसे टायर का बिजनेस, टायर एक बल्कि प्रोडक्ट है। आप उसको, अगर मैं अपनी सिटी से 50 किलोमीटर दूर किसी को, तो उसको वहाँ डीलर है, वहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल। इंश्योरेंस एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे सब कुछ डिस्क्लोज करके मैं केरला के बंदे को भी सेल कर सकता हूँ, मैं सिलीगुड़ी भी दे सकता हूँ, मैं गुजरात में कच्छ में भी दे सकता हूँ, मैं इंदौर में भी दे सकता हूँ, उज्जैन में भी दे सकता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी बेच सकता हूँ, लद्दाख में भी दे सकता हूँ। नो बाउंड्री फॉर इंश्योरेंस। बट टायर अगर मुझे 50 किलोमीटर दूर भेजना है, मेरा भाड़ा लगेगा 500 रुपए, उसको वही मिल जाएगा ना उस रेट में सर। ये चीज तो है, लेकिन जैसे आप इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हमें सर्विस इंडस्ट्रीज में एक जो बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई है, जो बहुत लोगों से हमने बात करी, हमने खुद ही सर्विस इंडस्ट्रीज में रहे, तो सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि इसमें एंट्री बैरियर कोई नहीं है, तो हर आदमी इसमें घुस जाता है। यानी किसी को भी हो तो बहुत सारे लोग एजेंसीज दे देते हैं, बहुत सारी चीज, तो वो कहीं वो चीज फेस नहीं हुई। सर, देखिए, इंश्योरेंस, आपकी बात सही है, आपकी रिसर्च भी सही है, बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि कोई एंट्री बैरियर नहीं है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है इंश्योरेंस। बट एक नेटवर्क बनाना, उससे बिजनेस लेना और उस नेटवर्क को यूज करके देश के अलग अलग कोने में पहुंचना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आप पैन इंडिया हायरिंग कैसे करोगे? अगर आप एक इंडिविजुअल बंदे हो, आप पैन इंडिया हायरिंग कैसे करोगे? रिसोर्स कैसे मैनेज करोगे? उनको ट्रेनिंग कैसे दोगे? उनकी लैंग्वेज में कैसे बात करोगे? और अलग अलग एरिया के लोगों तक आप कैसे पहुंचोगे? आपकी पहुंच कैसे इंडिविजुअल की नहीं पहुंच सकती और जब तक आपके पास रेडी नेटवर्क नहीं है, आपके पास रेडी टीम नहीं है हर काम के लिए। आपको काम डेलीगेट करना आना चाहिए सर, वो हर किसी के बस की बात नहीं। आपने एजुकेशन क्या बताइए, आपने क्या सर, मैंने MBA की हुई है। MBA कहाँ से करी? गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अच्छा, नोन एज IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली से।
द्वारका से। तो जैसे आपसे मैं यही इंश्योरेंस वाले सवाल पूछा था, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंश्योरेंस पे और पॉडकास्ट किया था, तो उसमें हमने यही क्वेश्चन पे बात करी थी कि क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनियां क्या कर रही है, जो उनके सेल्स मैनेजर है वो क्या कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल को पकड़ के एजेंसी दिला दे। तो आज के दिन में उनको नंबर ऑफ पॉलिसी से ज्यादा इस चीज का टारगेट है, आप कितने लोगों को इंश्योरेंस बेचने के लिए लगा पा रहे हो। तो ये इस चीज की समस्या भी आपको फेस हो रही होगी कुछ ना कुछ, कि यानी लोग, एक आदमी इंडिविजुअल है, एजेंसी रहने 4 लोगों का इंश्योरेंस कर दिया, फिर वो खत्म हो गया, लेकिन पूरे जो एक्चुअल प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनके 4 क्लाइंट यहाँ कम हो गए, 4 वहाँ कम हो गए, या वो आगे आपको बेनिफिट देती है? नहीं सर, इस चीज का हमारे पे कोई इफेक्ट नहीं है। उसका रीजन है कि सपोज आपको कोई आके प्रेशर में आपका कोड ओपन कर गया कि आप फला नेम का कंपनी से आप इंश्योरेंस बेचो, बहुत अच्छा मार्जिन है, ये वो करके कोई भी आपको ल्यूक्रेटिव ऑफर बता के दे गया। आप पहले दिन सोचोगे हाँ काम करता हूँ, दूसरे दिन सोचोगे, तीसरा दिन जब आपका अपना बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो इफेक्ट होगा, तो आप इंश्योरेंस के अपने पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर दो। बिल्कुल, कई बार बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती हैं चीजें। बहुत सारे लोगों के साथ हमने बात करी तो लोगों को यही है कि वो 2-3 महीने बड़े परेशान हो जाते हैं कि जितने रिश्तेदार है उसके बाद लोग उनके फोन उठाने बंद कर देते हैं। तो ये परफेक्टली आप एजुकेट तो होते नहीं हो, नॉलेज पूरी मिलती नहीं है, पूरा आप प्रोडक्ट को समझते नहीं हो। अब इससे आगे चलते हैं, अपना जो इंश्योरेंस में हम क्या क्या इंश्योरेंस कर रहे हैं, कौन कौन से हमारा फोकस एरिया है, या हम सब टाइप की इंश्योरेंस कर रहे हैं? सर, हम फोकस है मोटर इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे और टर्म प्लान्स पे। इंश्योरेंस कैटेगरीज हमारे पास सब है। सच्चे वाले इंश्योरेंस की बात करते हो आप? जहाँ पे देखिए, जहाँ पे लोगों को ज्ञान नहीं है, मैं वहां पे एंट्री करता हूँ। मेरा काम है, पहले मैं एडुकेट करता हूँ कि ये एड ऑन दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपके एज और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जरूरी है। किसी ने बोला मुझे कि मेरे को हाइपरटेंशन, तो मैं हाइपरटेंशन का एड ऑन राइडर लगा के दूंगा कि जी ये एड ऑन लेने से आपका हाइपरटेंशन डे 1 से कवर है, ये नहीं लेंगे तो वो 2 या 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर है। उसके बाद कस्टमर की चॉइस है। पीपल इवन कम अप एंड से कि अच्छा ऐसा भी कोई राइडर आता है, हमें पहले तो पता नहीं था। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स बहुत हैं, ये एजुकेशन नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हो? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एजेंट्स बहुत हैं, लेकिन एजुकेटेड कोई भी नहीं है। यानी कंप्लीटली प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है कि एक्चुअल में टर्म एंड कंडीशन क्या कहती है। हमने ले लिया जी 50 लाख का कवर ले लिया, लेकिन एक्चुअल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी वो नहीं पता। हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसी क्या हिडन चीजें जो लोग बताते नहीं है, जो होनी चाहिए लोगों का एजुकेट? सर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कंपनी की साइड से ये होती है, वो हिडन क्लॉजेज नहीं बताती है कि अगर आप ये ले लो तो आपको हॉस्पिटल में पट्टी इंजेक्शन का पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस एड ऑन को बोलते हैं कंज्यूमेबल एड ऑन। आपका 1 लाख का क्लेम है, उसमें हॉस्पिटल आपसे 2-3 हजार रुपए चार्ज कर लेगा कंज्यूमेबल के नाम पे कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ये पास नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी ने पास क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको एडवाइजर ने बताया ही नहीं कि कंज्यूमेबल एड ऑन है। अगर आप वो एड ऑन के बारे में आपको किसी ने एडुकेट किया होता और आपने लिया होता, तो हॉस्पिटल में आप बिना 1 भी रुपया दिए बाहर आए हो। बिल्कुल। लेकिन आपको एजुकेशन नहीं थी। एजेंट का भी आजकल क्या काम है सर, वही जो बिना पढ़े लिखे एजेंट है, हाँ। जो रैंडम सेल्स मैनेजर किसी को भी एजेंट बना गया, उसका टारगेट है उसने बस पॉलिसी करनी है, नंबर्स ऑफ पॉलिसीज पे वर्क करना है। उसने एजुकेट नहीं करना। उसने कहा मैं 10 पॉलिसी 5-5 हजार की कर दूं, मेरा 50 हजार पूरा हो जाएगा। उसने अपना टारगेट देखना है कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए, उसके बाद आई कैन रिलैक्स। उसने ये नहीं देखना उसने क्या बताया कस्टमर को, क्या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने आपको प्रोडक्ट पिच किया। अब एक कस्टमर है, उसका हार्ट में स्टंट डला हुआ है, तो मैं उसको पॉलिसी जो दूंगा उसमें ये चीज मेंशन करूंगा, डिस्क्लोज करूंगा कि इनके स्टंट डला हुआ है, तो हम उसके लिए क्या एड ऑन लगा सकते हैं जिससे वो चीज कवर हो जाए। तो कई बार एजेंट ये बोलते हैं कि जी आप ये भी मत बताना, वो भी मत बताना, वो भी मत बताना, ये चीजें बड़ी सारी होती हैं। बहुत लोग ये नहीं बताते कि वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बहुत लोग ये डिस्क्लोज नहीं करते कि वो स्मोकिंग करते हैं। तो ये डिस्क्लोज ना करने से प्रीमियम आज बचा लिया, लेकिन कल को जो आपका क्लेम था या तो पूरा ही रिजेक्ट हो जाएगा या उसमें डिडक्शंस लगेंगी। अब एक फ्रेश कस्टमर आपके पास आता है, हम सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे बात कर रहे हैं। जी। कोई फ्रेश कस्टमर आपके पास आया, तो आप उसको इंश्योरेंस देने से पहले वो आपसे सवालात तो बहुत सारे करेगा, आप उससे क्या सवालात करते हो? तो मेरे एंड पे ये क्वेश्चन रहते हैं कि आपको एग्जिस्टिंग क्या क्या इलनेस है, आपकी हाइट क्या, आपका वेट क्या है। हाइट एंड वेट क्यों मैंडेटरी है? टू नो द BMI इंडेक्स। BMI के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेशन होती है। अगर BMI 30 से ऊपर है तो बहुत कंपनीज इंश्योरेंस करती ही नहीं है, या फिर ओबीस कैटेगरी में काउंट करके लोडिंग लगाते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो मोस्टली एजेंट्स की ये प्रैक्टिस है,
वो वेट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके लिख देते हैं। हाँ। कोई 110 किलो का उसको 85 किलो का बना देंगे BMI 30 से नीचे करने के लिए कि मेरा केस काउंट हो जाए। लेकिन कल को उसको कोई दिक्कत आई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो केस रिजेक्ट हो जाएगा। ये फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा बाय क्लाइंट। वो क्लाइंट को उस दिन ये कॉन्फिडेंस में लेके उसने पॉलिसी बेची है, सर वेट अपना 90 बताना या 85 बताना, नहीं तो पॉलिसी नहीं होगी। वो ये नहीं बताएगा कि अगर आपका वेट एक्चुअल आ गया आगे तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो अगर BMI 30 से ऊपर है तो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कुछ कंपनीज दे रही है बट एक्स्ट्रा लोडिंग लगा के 10% की लोडिंग, 15% की लोडिंग, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते ऐसा हैं। भी हो जाए बट वो कस्टमर को बताना चाहिए। तो आपने वजन बढ़ाया, उसके पैसे देने पड़े। हाँ, वजन बढ़ाया तो वजन के लिए प्रीमियम में भी वजन बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़े। लेकिन वजन बढ़ेगा तो आपकी पॉलिसी और आपका कवरेज डे 1 से है। और क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज आप एजुकेट करते हो कस्टमर को, क्या क्या चीज बताएं तो उससे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और जो कई लोग हाइड करते हैं और आप लोग बोलते हो कि ये जरूर बतानी चाहिए? जैसे तो जरूर जो बतानी चाहिए वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है। सपोज किसी का बचपन में पैर में प्लेट डली और उसको याद ही नहीं है, वो उसकी कमी है। लेकिन हमने पूछा ही नहीं, वो हमारी कमी है। पूछा नहीं, हम पूछेंगे। मैं हर बार पूछता हूँ, हर क्लाइंट से पूछता हूँ। अपनी टीम को भी इंस्ट्रक्शन है। एक हमारा सेट फॉर्मेट है जिसके अंदर मेंशन है कि मुझे क्लाइंट का क्या क्या डिटेल चाहिए। सबसे पहले नेम, सेकेंडरी डेट ऑफ बर्थ, थर्ड प्लेस ऑफ बर्थ। सिटी के हिसाब से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज का सेपरेट प्रीमियम आता है। तो सिटी ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, सिटी एज पर आधार कार्ड, जहाँ आप रह रहे हो, जहां आप रह रहे हैं, सिटी एज पर आधार कार्ड, एंड देन एनी एग्जिस्टिंग इलनेस और पास्ट हिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। वो कस्टमर से हम जरूर पूछते हैं। अब कस्टमर ने हमें नहीं बताया, वो कस्टमर की फॉल्ट है। हमने पूछा, कस्टमर ने हमें बताया, हमने डिस्क्लोज नहीं किया, वो हमारी फॉल्ट है। तो डिस्क्लोज सारी चीज करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर। अब हम डिस्क्लोज करेंगे तो हमारा वो कवरेज रहेगा। डिस्क्लोज नहीं जैसे कोई आप मेडिसिन खा रहे हो तो वो भी आपको बतानी चाहिए। बिल्कुल। बहुत कस्टमर है सर, आज की डेट में 25-30 साल की एज में लोगों को हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। डिस्क्लोज करेंगे तो आपका डे 1 से कवर है ना सर। दोनों चीजें, हाइपरटेंशन भी, ये भी, और कोई ऐसी डिजीज में जिनमें इंश्योरेंस कवर मिल ही नहीं सकता, यानी हेल्थ इंश्योरेंस मिल ही नहीं सकती, ऐसी कुछ डिजीज है? सर डिजीजेस वो हैं जो क्रिटिकल डिजीजेस होते हैं। जैसे सपोज कोई कैंसर सर्वाइवर है, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, दे वांट टू इंश्योर देमसेल्व्स, क्योंकि जब कैंसर था तब उनके पास इंश्योरेंस नहीं था। तो देन आफ्टर पेइंग लैक्स, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख हॉस्पिटल में देने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इससे अच्छा तो 50,000 का प्रीमियम देते हैं इंश्योरेंस का। तो दे रीच आउट कि जी वी आर कैंसर सर्वाइवर। उन्होंने एग्जिस्टिंग हिस्ट्री में बताया कैंसर का हमारा ये हुआ, लेकिन अब वी आर कैंसर फ्री। तो उसमें कंपनीज उसको इंश्योर कर देती हैं, बट कैंसर को एक्सक्लूड कर देती हैं। ऐसे कैंसर एक्सक्लूड कर देती है। तो एक टाइम के बाद फिर कैंसर कवर करेंगे या नहीं नहीं करेंगे? करेंगे, कभी भी नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। एक बार बॉडी में कैंसर आ गया तो वो कवर नहीं मिलेगा। वो कवर नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो हायर एज है उनको हम लोग कवर करते हैं या नहीं करते? जैसे 70, 80। सर माई लेटेस्ट एक्सपीरियंस हैज बीन जुलाई के मंथ का ही था। एक कस्टमर लेडी है, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, born in 1938. 1938। शी इज 88 years of age. BMI बिल्कुल परफेक्ट है, बट उनको हाइपरटेंशन भी है, हाई बीपी रहता है उनका, और शुगर भी है, एंड कैंसर था उनको, विच हैज बीन ट्रीटेड एंड शी इज कैंसर फ्री नाउ। तो उनका हमने लेटेस्ट स्कैन लिया था, 2-2.5 साल पुराना था। लास्ट 5 years में कभी भी कैंसर का स्कैन हो वो चलता है, वैलिड है। तो उनका लेटेस्ट स्कैन लिया, हाइपरटेंशन की रिपोर्ट ली उनसे, शुगर की रिपोर्ट ली, और हमने वो सबमिट की। हमने सक्सेसफुली वो केस क्लोज किया, पॉलिसी इशू हुई, एंड क्लाइंट इज वेरी हैप्पी। तो एज का कोई बैरियर नहीं है। मोस्ट कंपनीज क्या करती हैं, 60 की एज के बाद एक हिडन क्लॉज होता है। जो हम हिडन क्लॉज की बात कर रहे थे, क्या रहता है, इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट चार्जिंग 30% एज को पेमेंट 60 की एज के बाद। आप सीनियर सिटीजन हो तो तो आप आपको पेमेंट को ब्रीफ करेंगे, क्या होती है? को पेमेंट होती है सर। अगर आपका हॉस्पिटल में क्लेम आया 1 लाख रुपीज का और आप 60 की एज से ऊपर हो तो 30% इंश्योरेंस कंपनी को आपने पे करना है। दैट इज 30,000 मैं पे करूंगा, 70,000 कंपनी पे करेगी। लेकिन कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हुए ये बात कभी नहीं बताएगी, ना एजेंट बताते हैं। और लेकिन देर आर सम कंपनीज जो इस जीरो को पेमेंट पे काम करती हैं। तो वी गाइड अवर कस्टमर्स कि इस कंपनी में को पेमेंट है, इसका प्रीमियम इतना है, इस कंपनी में को पेमेंट नहीं है, इसका प्रीमियम इतना है। फिर कस्टमर की कॉल है, उसने लेना है, कौन सा लेना है, उसने विद को पेमेंट लेना है, विदाउट को पेमेंट लेना है। अब कई किसी ने को पेमेंट भी पता नहीं है, उसको को पेमेंट भी लग रही है। इसके अलावा कंज्यूमेबल्स का अलग है, तो 10 से 15% कंज्यूमेबल है, 30% हो तो 40% की कॉस्ट आपकी लगेगी। बिल्कुल लगेगी सर।
जस्ट बिकॉज आपके एजेंट ने आपको एजुकेट नहीं किया। प्लस हर बार गलती एजेंट की नहीं होती, कई लोग ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ब्रोकर्स हैं, कई लोग ऑनलाइन अपनी डेटा डाल के ऑनलाइन पॉलिसी परचेस कर लेता है। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल्स कभी नहीं पूछते आपको एग्जिस्टिंग इलनेस क्या है। अच्छा, वो क्वेश्चनियर में होता ही नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है सर। अच्छा, आप डेट ऑफ बर्थ डालो, प्लेस एड्रेस एज पर आधार कार्ड, सिटी नेम डालो, और मेल हो फीमेल हो ये डालो, और आप अपना कंप्यूट कर लो। 5 लाख का पॉलिसी चाहिए, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का कार्ड से पेमेंट करो। अमाउंट आएगा, पे करो, यू मेक द पेमेंट, पॉलिसी आपकी मेल बॉक्स में, आपको लगेगा यू आर इंश्योर्ड। बट जिस दिन भगवान न करे आप पे कोई क्लेम आया, सब फेल है। ये भी हो सकता है कि ऐसी चीज हो जो आपने डिस्क्लोज नहीं की, उसी का क्लेम आया, क्लेम रिजेक्ट। अच्छा, एक चीज है, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कल मार्केट में हेल्थ कार्ड बड़े आ रहे हैं, उनमें इनमें कुछ डिफरेंस क्या है? सर, हेल्थ कार्ड इज अ स्कीम बाय इंश्योरेंस ब्रोकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स। ये अपने रीजन में लेबोरेटरी से टाई अप करते हैं। एंड जैसे किसी ने 5,000 का प्लान दिया, किसी ने 3,000 का दिया, किसी ने 25,000 का दिया। अब मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ 21,000 का सबसे एक्सक्लूसिव प्रीमियम प्लान देता है कि पूरे आपकी फैमिली का 21,000 रुपए में एक साल में कितने मर्जी हेल्थ चेकअप कराओ। अच्छा, वो सिर्फ हेल्थ चेकअप का है। अच्छा, वो सिर्फ हेल्थ चेकअप का है। इट इज नॉट रिलेटेड टू ये हमें इंश्योरेंस। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है हेल्थ कार्ड का? जो हमने कई बार बैंक में लोन्स किए थे पहले, तो बैंक ने लोन के साथ बोली तो हम इंश्योरेंस भेजेंगे, और पता चला बाद में हेल्थ कार्ड आ गया और 2-2 लाख रुपए के हेल्थ कार्ड भेजे हुए। नहीं सर, वो इंश्योरेंस वो है, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। नहीं, हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड आए हुए, ऐसा भी हुआ है। तो 2 लाख की लिमिट का आप क्या करोगे एक साल में? क्या अपना डेली इतने थोड़ी सारे हेल्थ टेस्ट चेकअप है, ये है, वो है। सर, आप डेली थोड़ी अपना एमआरआई जाके कराओगे सर 2 लाख यही को? है। तो ये कई तरह के इस तरह के स्कैम से बैंक इंश्योरेंस में हो जाए। मिस सेलिंग आपको जैसे आप किसी को इंश्योरेंस दे रहे हो, किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर है कोई, और आप उसको आप अपना इंश्योरेंस दे रहे हो, तो सबसे बड़ी शिफ्टिंग का रीजन क्या होता है? लोग आपके पास क्यों आते हैं? फिर क्या चीज ऐसा हो जाता है पिछले एजेंट से, या वो चीज? सर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, हमारा फोकस रहता है हमेशा एजुकेशन। हम पहले कस्टमर को एडुकेट करते हैं, अपने पॉलिसी का एक एक फीचर बताते हैं। ये पॉलिसी है, सपोज कोई व्हीकल पॉलिसी ले रहा है तो उसमें बताते हैं कि मेरे हिसाब से एज पर माई एक्सपीरियंस आपकी पॉलिसी में ये एड ऑन्स होने चाहिए। इस एड ऑन का ये मतलब है, इस एड ऑन का ये मतलब है, इस एड ऑन का ये मतलब है। तो लोग कहते हैं ओके, हम कंपेयर करके वील गेट बैक टू यू। हम सर कभी पोस्ट नहीं करते कस्टमर को। हम एक बार एक्सपायरी से पहले हम विल रीच आउट कि सर पॉलिसी इज एक्सपायरिंग इन 2 days, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड? इफ दे से नो, वी डू नॉट कॉल देम बैक। वो कस्टमर का कॉल है, बट वी आर हैप्पी कि हमने उनको एडुकेट किया है। हमने एडुकेट किया एंड वी साथ में हम लोग ये भी बोलते हैं उनको कि हमने आपको समझा दिया, आप पॉलिसी कहीं से भी लीजिए, आप मुझसे ले रहे हैं मुझसे लीजिए, ऑनलाइन ले रहे हैं ऑनलाइन लीजिए, लेकिन एड ऑन ये जरूर रखिएगा so that you get the best policy as per the required add-ons of your vehicle, of your budget. ऐसे दूसरी दोस्तों मुझसे, अब कई बार ग्रुप इंश्योरेंस होती है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होती है, कुछ जो जॉब करते हैं उनको मिलती है, और कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कुछ को होती है, तो उनके बावजूद भी हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए? सर, ग्रुप हेल्थ पॉलिसी इज अ डिस्काउंटेड पॉलिसी। वो तब तक काम करेगी जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हो। सपोज आपने पॉलिसी है 1 जुलाई को, आपका जो एनुअल वो तो सैलरी में से कट जाएगी रिन्यूअल पे, आपको कोई इंटीमेशन भी नहीं आएगा उसका। सैलरी में से कट गई है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से दे रहा है मेरी? सर, वो हमेशा सैलरी आपके सीटीसी का पार्ट होता है। इट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ सीटीसी। बड़े से बड़ी इंडिया भी दे कंपनी रहे हो, हैं तुम्हें। बड़े से बड़ी कंपनी हो, छोटे से छोटी कंपनी हो, इट्स पार्ट ऑफ योर सीटीसी। आपकी सैलरी में से ही डिडक्शन होगा उसका। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी उनको, आपकी एम्प्लॉयर, लेकिन वो डिडक्ट होगा आपकी सैलरी में सर। और उसमें क्लॉजेज होते हैं सर, जैसे आपने 1 जुलाई को पॉलिसी आपकी रिन्यू हुई, बट 16 जुलाई आपका लास्ट वर्किंग डे है उस कंपनी में, 17 जुलाई को पॉलिसी डज नॉट एग्जिस्ट फॉर, इररिस्पेक्टिव आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे किया 15 दिन में। अच्छा, फिर आप नई कंपनी में जाइए, वहां पे दोबारा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, दोबारा वेटिंग पीरियड लगेगी, दोबारा आप प्रीमियम देंगे, सब कुछ दोबारा, एग्जिस्टिंग हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए हम ऑलवेज एडवाइज टू अवर क्लाइंट्स कि आप चाहे छोटी पॉलिसी लीजिए, कम सम इंश्योर्ड की लीजिए, लेकिन एक सेपरेट हेल्थ कवर आपके पास होना चाहिए, so that whenever you switch your companies, you need not buy a separate cover for yourself or your family member. तो जो ग्रुप इंश्योरेंस है कंपनी जो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस, इनमें शायद सम एश्योर्ड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, 5 और लाख। फैमिली कवर का भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सर, मोस्टली 5 लाख होता है। आजकल कुछ कंपनीज 8 और 10 लाख से जा रहे हैं। फैमिली कवर हो गया सर, अगर फैमिली ऑफ 4 है उसके लिए 10 लाख का कवर भी बहुत कम है आज के डेट में। लेकिन उन पॉलिसीज में एक चीज होती है, मैंने जो सुना है, जो मैंने कि उनमें हर चीज पहले दिन से कवर होती है, ऐसा कुछ है या नहीं है?
फिर क्रोनिक डिजीजेस पहले दिन से कवर नहीं होते हैं, अच्छा, बाकी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अब आप बार बार वेटिंग पीरियड की बात करो, वेटिंग पीरियड क्या होता है? सर वेटिंग पीरियड होता है कुछ इलनेसेस के लिए होता है जो बॉडी में स्लो डेवलप होती है, जैसे कि पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, या कैटरैक्ट हो गया। ये हमने आज हम बिल्कुल ठीक है, कल हमें कैटरैक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता कभी। कैटरैक्ट धीरे धीरे बना, या पाइल्स बॉडी में धीरे धीरे हैमर्स बने, तो बॉडी में धीरे स्लो डेवलपिंग डिजीज को बोल के लिए वेटिंग पीरियड होता है कि कोई भी कंपनी पहले 2 साल इन चीजों को कवर नहीं करती, क्योंकि ये चीजें हमें पॉलिसी लेते हुए नहीं पता कि मुझे ये प्रॉब्लम है नहीं है, बट 2 महीने बाद आ गई तो वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मेरे अंदर आई है सर। वो एक दिन से एकदम से नहीं आई। इट्स नॉट एनी इलनेस बाय एक्सीडेंट, बट देयर आर सर्टेन अराउंड 21-22 डिजीजेस व्हिच हैव स्लो डेवलपमेंट इन आवर बॉडीज। तो इनके ऊपर वेटिंग पीरियड होता है फर्स्ट 2 years का इन मोस्ट कंपनी। कुछ कंपनी जैसे स्टार हेल्थ है वो 4 साल का वेटिंग रखती है। वो 4 साल की मतलब क्या लगता है कि 4 साल में डेवलप सर वो स्टार हेल्थ थोड़ा एक पुरानी कंपनी है, उसके जो हेड बैठे हैं पुराने ख्याल आते हैं, अच्छा, सदियों से 4 साल की वेटिंग चली आ रही है तो वो लगा रहे हैं। अच्छा अभी शायद एक आपके उसमें पोर्टेबिलिटी भी एक वर्ड है, तो जैसे मेरी 4 से 5 साल से एक कंपनी में चल रही है, अब आपने लगा कि कोई और कंपनी बेटर फीचर्स दे रही है, बेटर चीजें कवर कर रही है, बहुत सारी चीज कवर, तो वेटिंग पीरियड मेरे लिए यहाँ आज शुरू होगा या पिछले 5 साल से जो चल रहा है वही वेटिंग पीरियड लागू होगा? सर अगर आप वेटिंग का पीरियड क्रॉस कर चुके हैं पिछली पॉलिसी में, तो न्यू पॉलिसी में आपके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कोई वेटिंग पीरियड? अगर आप पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं, हाँ, पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं। कुछ एजेंट्स पॉलिसी पोर्ट ना करके फ्रेश बना देते हैं और आपको कहते हैं आपकी हमने पोर्ट कर दी। अच्छा, ये मिस सेलिंग भी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये में। कैसे पता चलेगा कि नहीं है, फ्रेश है या पोर्ट हुई है? सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आते ही, उसके नीचे जो डिटेल आती है कि पुरानी पॉलिसी की डिटेल्स आती हैं उसमें लिखी। नहीं नहीं सर, पुरानी पॉलिसी की डिटेल नहीं आएगी, वेटिंग पीरियड का सेक्शन होगा, अच्छा, उसमें लिखा होगा 2 year वेटिंग या वेटिंग पीरियड वेव्ड। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वेटिंग पीरियड के लिए एक स्पेशल टर्म है वेव्ड। पॉलिसी पोर्टेड है वहां वेव्ड लिखा आएगा। प्लस पेमेंट से पहले आपके पास पूरा प्रपोजल आता है मेल में, उसमें मेंशन होता है कि आपकी पिछली कंपनी ये थी, ये पॉलिसी नंबर है और आप इतने साल से पहले पॉलिसी चला रहे हैं। तब आप वो सब देखिए, प्रपोजल को हमेशा पढ़ के पेमेंट करनी चाहिए। प्लस अगर बाय चांस आपसे स्किप हो गया वो कॉलम आपने, लेकिन आपके पास तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया फ्रेश, आप उसको चेक कीजिए। अगर उसके अंदर मेंशन है कि वेटिंग पीरियड वेव, मतलब पोर्ट हो गई पॉलिसी, बट अगर मेंशन है वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल, तो 14 डेज का ग्रेस पीरियड है, आप अपनी पॉलिसी बिना किसी डिडक्शन के कैंसिल कर सकते 14 डेज हो गया, 30 डेज हो गया? 14 डेज 14 फॉर कोर्ट पॉलिसी। फ्रेश पॉलिसी के लिए 28 डेज। अच्छा, एक और भी होता है कि पॉलिसी लेने के 30 डेज बाद आप क्लेम ले सकते हो, उससे पहले नहीं ले सकते, वो क्या चीज है? वो कूलिंग पीरियड होता है सर किसी भी पॉलिसी के तो लिए। कोर्ट में भी है, नॉर्मल में भी है? वो दोनों में है। कैसा है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट 30 डेज एक्सीडेंटल आपका मिनट 1 से शुरू है। आपका रोड पे एक्सीडेंट हो गया, घर पे एक स्लिप हो गए, वो कवर्ड है। अगर आपको फीवर आ गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, वो 31 डेज के बाद से कवर्ड। इलनेसेस आर कवर्ड फ्रॉम 31st डे ऑनवर्ड्स, एक्सीडेंट्स आर कवर्ड फ्रॉम डे 1। अब इसी में हेल्थ इंश्योरेंस में एक चीज एडिशंस पे बात करते हैं जी। कि एक्सीडेंटल पॉलिसीज भी कुछ होती हैं और बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज बहुत अच्छी होती हैं। आपके आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो या आप EMI दे रहे हो और उन चीज को बड़ा अच्छा कवर करते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में बताओगे आप? सर एक्सीडेंटल पॉलिसीज होती हैं जो आजकल मोस्टली कंपनीज ले रही हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, या फिर लोग भी ले रहे हैं जो फील्ड पे रहते हैं। जैसे मेरा एक टाई अप है जेप्टो के साथ। जेप्टो के कुछ लोगों के लिए देयर राइडर्स हैं, बाइकर्स हैं, उनकी बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में 5 लाख रुपए का कवर है, बट दैट इज एक्सीडेंटल। अगर बिकॉज दे आर राइडिंग ऑन 2 व्हीलर्स, ऑर्डर डिलीवरी की जल्दी में वो लोग रैशली ड्राइव करके जा रहे हैं, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उनका क्रॉस कवर है। एक्सीडेंटल डेथ के केस में 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है। एक्सीडेंट हो गया, पार्शियल डिसेबिलिटी है, बॉडी का एक पार्ट डैमेज, एक पैर गया या फ्रैक्चर हो गया, या एक पैर की हाथ की हड्डी गई, हाथ काम नहीं कर रहा या हाथ कट गया, ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 50% 2.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे। और अगर डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपीज मिलता है। लेकिन इसमें कई बार वो एक्सीडेंटल पॉलिसी में, कौन सी पॉलिसीज में कि जैसे आप 5 दिन एडमिट हो, हॉस्पिटलाइज हो, आपकी EMI दे रहे हो, तो वो लोन के साथ ऐसा इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल पॉलिसी में? तो एक्सीडेंटल पॉलिसीज में हेल्थ कवर भी आ गया है। एक्सीडेंटल के साथ आपका 5 लाख का कवर एक्सीडेंटल का है, बट उसमें आपका मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 1 लाख रुपीज का कवर आपको मिलेगा। तो एक तरह से वो आपको 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया कि मेरा रोड पे एक्सीडेंट हो गया और मैं हॉस्पिटल एडमिट हूँ, प्लास्टर लगना है, माइनर ऑपरेशन है कोई, तो उसका 1 लाख का कवर आपको आपकी PA पर्सनल एक्सीडेंटल कवर पॉलिसी देगी।
अच्छा, इसके आगे बात बढ़ते हैं, बात करते हैं मोटर इंश्योरेंस की। जी तो मोटर इंश्योरेंस में हम लोग क्या क्या किस तरह से करने का? सर, मोटर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो और हाईली इग्नोर्ड सेक्टर भी है। अभी आज से 3 दिन पहले मोटर व्हीकल एक्ट में एक अमेंडमेंट भी हुई है। अमेंडमेंट की बात चल रही है जिसमें यह कहा गया है कि 50% ऑफ मोटर व्हीकल्स इन इंडिया आर अनइंश्योर्ड। हाँ बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन है ये, और उन्होंने ये भी बोला है कि कैमरा से इनके चालान होंगे। चलान होंगे और इनको ये पेट्रोल भी- डीजल नहीं मिलेगा। दिस इज अ प्रपोजल, अभी फाइनल नहीं हुआ, कि सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि 50% ऑफ व्हीकल अगर इंडिया में अनइंश्योर्ड है तो इनका कैमरे से हम चालान क्यों नहीं करते। सर, चालान के डर से लोग अपने व्हीकल को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट के डर से अपनी इंश्योरेंस कराना लोग भूल जाते वो हैं। तो लोगों को उसका तो है ही नहीं, इंश्योरेंस तो अपनी वैल्यू मेरे को क्या होगा, मैं अश्वत्थामा हूँ, मुझे क्या होगा। बिल्कुल। तो ये लोगों की मोटर मेंटालिटी। इंश्योरेंस भी लोग मैंडेटरी पॉलिसीज की वजह से ही कर रहे थे अभी तक। अभी अगर मैंडेटरी हो जाए तो लोग इंश्योरेंस लेना बंद कर देंगे। बिल्कुल सर, मोटर पॉलिसी लोग कराते ही इसलिए हैं क्योंकि उसका चालान है, 5,000 10,000 रुपए का चालान है। चालान से बचने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें हैं, एक मोटर जनरल पूरी कंप्लीट पॉलिसी होती है, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बोलते हैं शायद आप लोग, और एक होती है थर्ड पार्टी। इन दोनों पॉलिसीज का क्या डिफरेंस है? सर, मोटर पॉलिसी के 2 कंपोनेंट होते हैं। कोई भी पॉलिसी हो, आपकी अपनी गाड़ी की भी अगर आप खोलेंगे टेबुलर फॉर्म में, लेफ्ट साइड लिखा होगा ओन डैमेज, राइट साइड लिखा होगा थर्ड पार्टी और ऑब्लिक लायबिलिटी। गवर्नमेंट सेज, या हमारी मोटर एक्ट इट सेज कि अगर आप रोड पे चल रहे हो किसी व्हीकल में, आपका व्हीकल आप अपने लिए इंश्योरेंस कराओ ना कराओ, व्हीकल को अपने इंश्योर करो ना करो, पर आपके थर्ड पार्टी पॉलिसी होना मैंडेटरी है। सामने वाले को अगर आपने हिट किया और आपकी फॉल्ट है तो योर इंश्योरेंस कंपनी विल बी लायबल टू पे एंड यू आर लायबल टू पे टू दैट पर्सन। तो आप सामने वाले की लायबिलिटी को आप कवर करके चलो, दैट इज थर्ड पार्टी। ओन डैमेज आप लो या ना लो, लोन और थर्ड पार्टी करानी मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी करानी मैंडेटरी है। लोग इग्नोर करते थे इस चीज को, तो आज से 2018 ईयर 2018 में मोटर एक्ट में चेंजेस किए गए। न्यू व्हीकल के लिए 3 ईयर की, न्यू 4 व्हीलर के लिए 3 साल की थर्ड पार्टी मैंडेटरी कर दी। हाँ, वो पॉलिसी के साथ और पर्सनल एक्सीडेंटल भी है सर उसके साथ। साथ में 2 व्हीलर के लिए 5 साल का थर्ड पार्टी मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि ऐसा पॉलिसी की वो व्हीकल के साथ लग के आएगा। व्हीकल के साथ आपको डे 1 पे 5 साल का थर्ड पार्टी लेना मैंडेटरी। आप ओन डैमेज लेते हो नहीं लेते हो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कहती है अपनी गाड़ी आपके नुकसान है, अपने लॉस हुआ, अपने आप पैसा खर्चो, सामने वाले की रिपेयर liability को तो आपको कराओ। झेलना- सामने वाले की लाइबिलिटी को आपको एब्जॉर्ब करना, इंश्योर करना पड़ेगा। इंश्योर करना पड़ेगा। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो ध्यान रखने चाहिए, लोग क्या क्या कंपोनेंट नहीं लेते हैं, और यही मिस सेलिंग और सेलिंग का जो डिफरेंस है? सर, सबसे बड़ा डिफरेंस मोटर पॉलिसी में क्या है, अगर मैं 4 कंपनी की कोट दे रहा हूँ, कस्टमर सबसे छोटे प्रीमियम को उठा के कहता है भैया ये कर दो। ये सबसे बड़ा लगा लो हमारे देश में सोच है, सोच की कमी है कि सस्ती क्यों है। एक पॉलिसी हम दे रहे हैं 5,000 में और सेम व्हीकल को हम दे रहे हैं 12,000 में। लोग ये नहीं पूछते कि इतना डिफरेंस क्यों है, ऐसा आपने क्या एड ऑन लगाया है, ऐसा क्या राइडर दिया है कि 7,000 का डिफरेंस आ गया। लोग देखते हैं सस्ता क्या है, सस्ता ही है। सस्ता क्या है, 5,000 की है भैया यही कर दो। तो हम समझाते हैं कि सर डिफरेंस आप पूछी देखिए तो सही क्या है इसमें। लोग कहते हैं भाई इससे सस्ता तो मुझे ऑनलाइन मिल रहा है। वो ये नहीं देखते ऑनलाइन सिर्फ थर्ड पार्टी मिल रहा है, आपको इससे सस्ता। आपने कोई एड ऑन लिया नहीं, आपने ओन डैमेज लिया नहीं, आपने अपने व्हीकल को इंश्योर नहीं किया। लोगों को नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज इज द बिगेस्ट फ्लॉ इन अवर एजुकेशन सिस्टम। इसमें कि ये बड़ी मल्टीपल चीजें कवर होती हैं। ये क्या क्या चीजें हैं जैसे? सर, एड ऑन्स हैं, जो मोस्ट क्रूशियल एड ऑन होता है जीरो डेप्रिसिएशन। उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी अगर 2 साल पुरानी है, गाड़ी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन क्लेम के टाइम पे आपके पार्ट की कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है। बम्पर अगर 10,000 का है, मैं इस राइडर के एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपकी एमजी की गाड़ी है, उसका बम्पर है 10,000 रुपए का, आपका हिट हो गया, टूट गया, आपके पास नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तो आपके पास नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, तो आप गए आपने वर्कशॉप में कराया उसको, आपको 50% आउट ऑफ योर पॉकेट देना पड़ेगा। बट अगर आपके पास जीरो डेप्रिसिएशन राइडर होगा, आपको 0 रुपीज देने सर, आपको सिर्फ 5 चार्ज पे करना और अपनी गाड़ी ले आइए। ये जीरो डेप्रिसिएशन राइडर बहुत क्रूशियल राइडर है। गाड़ी में अगर 5 लाख का लॉस हुआ है, आपको 0 रुपीज देने हैं। अगर ये राइडर नहीं लिया, प्रोसेसिंग या 1,500 जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग फीस देनी है आपको। वो तो सर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिसी, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस 1,000 या 2,000 एज पर व्हीकल इंजन आपको देना ही देना है। लेकिन अगर ये राइडर है, इस राइडर होने के बाद आपको और कुछ नहीं देना है।
और कुछ नहीं, सिर्फ कंज्यूमेबल का पे कर रहे हैं। जैसे हमने बताया हॉस्पिटल में, हेल्थ इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल होते हैं सर, पट्टी, कॉटन, रुई हो गई, इंजेक्शन सिरिंजेस हो गए, ये सब आते हैं कंपोनेंट। और मोटर में आते हैं ऑयल, नट, बोल्ट, ग्रीस, ये सब कंपोनेंट हो गई, बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें। थ्रेडिंग हो गई या ये रबर बीडिंग हो गई, छोटी छोटी चीजें हैं, होती छोटी है, लेकिन जब इनका बिल बन के आता है लाख रुपए क्लेम पे 20,000 का बिल बन जाता है कंज्यूमेबल्स का। टायर भी कवर इसी में आती है, टायर कवर जीरो डेप्रिसिएशन में आ जाता है। जीरो डेप्रिसिएशन। अलॉयज के कवर के लिए हमें टायर कवर लेना पड़ता है। जैसे हमारे रोहिणी में आजकल फेमस है बहुत, पिछले 4-5 साल से ये चीज बहुत कॉमन हुई है कि हम सुबह उठते हैं, बाहर जाके अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं, बट हम देखते हैं चारों टायर अलॉय गायब, ईंटों पे खड़ी है गाड़ी। तो ये कवर, टायर का कवर, ये थेफ्ट का केस है। ये अगर आपकी पॉलिसी में टायर कवर है तभी कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। और टायर कवर है तो आपको अलॉय का भी पैसा मिलेगा और टायर का भी पैसा मिलेगा। ये लोगों को ज्ञान नहीं होता इस चीज। इसके अलावा एक रिटर्न टू इनवॉइस होता है सर इसके में। रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन है सर, ये भी एक बहुत अच्छा एड ऑन है। गाड़ी में 6 साल तक मिलता है ये, और बहुत लिमिटेड कंपनी 6 साल तक करती है, कुछ कंपनी 3 साल के बाद नहीं देती है ये। आज आपकी गाड़ी आई 20 लाख की, एक शोरूम में 20 लाख, अगले साल हो जाएगा 18 लाख आईडीवी वैल्यू, जो IDV इन शॉर्ट डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। 15-20% डाउन हो जाती है। पता 3 साल बाद वो वैल्यू हो जाएगी 12 लाख, 13 लाख रह जाएगी। तो आपका गाड़ी चोरी हो गई तो आपको मिलेंगे 13 लाख रुपए। बट अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन लिया हुआ है तो आपको मिलेंगे 20 लाख, आपको अपनी नई गाड़ी का पैसा मिलेगा सर। अच्छा, एक बड़े वो प्रॉब्लम आती है, बड़ा वो रहा है कि गाड़ी जैसे पानी में चली गई, अब इंजन सीज हो गया, पॉलिसी में कवर है या नहीं है या क्या है, या इसको अलग से लेना होता है? इसको भी अलग से लेना होता है सर, ये भी एक राइडर आता है इंजन कवर का। लेकिन बहुत लोगों को बाद में कोर्ट केसेस को थोड़ा क्लेम मिले सर वो, सर देखिए, वो केसेस का क्लेम कब मिला है, लड़ना पड़ा ना उसको, लड़ना पड़ा अपना हर कोई नहीं लड़ सकता ना, पर इसका अलग से आपको लेना पड़ेगा, एड ऑन लेना पड़ेगा, इंजन कवर लेना पड़ेगा। और जो कोर्ट केसेस भी हुए हैं उसमें ये बोला गया व्हीकल वारंटी पीरियड में था, 3 साल की वारंटी आती है, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बोल के कंपनी पे प्रेशर डाला गया, तो व्हीकल मोटर कंपनीज ने, ओईएम्स ने देना शुरू किया क्लेम। बट अगर आउट ऑफ वारंटी है, 14 साल में आपकी गाड़ी गई तो सर क्या करोगे? इंजन कवर लेना है, जीरो डेप्रिसिएशन लेना है, रिटर्न टू इनवॉइस लेना है। एक बहुत छोटा कवर है सर जो हर कोई इग्नोर करता है, 200-250-300 रुपए का कवर है सर, रोड साइड असिस्टेंस। मैं कहीं गया हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें कवर करते हैं, बहुत सारी सर लोगों को ले जाना, लाना, आपका टैक्सी का, होटल का, कई चीजें कवर करते हैं सर। रोड साइड असिस्टेंस में मैं किसी शादी में गया हूँ, बाई चांस मेरी चाबी गाड़ी के अंदर रहेगी, गाड़ी लॉक हो गई, वहां पे रोड साइड असिस्टेंस वाले आएंगे, फ्री में आपकी गाड़ी खोलेंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, और आप अपनी चाबी निकालो, गाड़ी में बैठो और जाओ। इससे आपका नो क्लेम बोनस भी इफेक्ट नहीं होगा सर, इट इज नॉट काउंटेड एज अ क्लेम। सेकेंडरी केस, गाड़ी में आप हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं पे फ्यूल खत्म हो गया, आपको बहुत देर से लो फ्यूल की अलर्ट आ रहा था, बट आपने इग्नोर किया, या कोई पंप नहीं मिला, फ्यूल स्टेशन नहीं मिला, वो इग्नोर किया, सर रोड साइड असिस्टेंस वाले आएंगे, 5 लीटर फ्यूल आपको देंगे, फ्यूल का पैसा आपसे लेंगे, लेकिन अपना कोई चार्ज नहीं लेंगे। आपकी गाड़ी में 5 लीटर फ्यूल आ गया, आप अगले 50-60-100 किलोमीटर जा सकते हो उस गाड़ी में, डिपेंडिंग ऑन। टायर फट गया, रास्ते में टायर फट गया सर, आपका टायर फट गया, आपको स्टेपनी खोलनी नहीं आती है, नट जाम हो गया, रोड साइड असिस्टेंस वाला आएगा, टायर खोल के डिक्की में रखेगा और आपका स्पेयर व्हील लगा। कहाँ ऑल इंडिया में पेनल्टी है सर, इंश्योरेंस कंपनीज देती है सर। तो कई बार हो रहा है, लेकिन हमने तो बड़ी उसमें टायर ही चेंज करे। सर आप मेहनती आदमी हो ना सर। सर आज की डेट में जेनजी, सर मैं डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूँ, 99% यूथ को अपनी गाड़ी का टायर खोलना भी नहीं आता सर, 99% यूथ को सर। बहुत बड़ा क्लेम है, लेकिन मैं डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूँ। इसी में एक और चीज है, की रिप्लेसमेंट की भी कुछ की रिप्लेसमेंट का एक कवर आता है सर, उसमें अगर आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए, चोरी हो जाए, या कहीं पे आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसमें की रिप्लेसमेंट का क्लेम ले सकते हैं, जिसमें आपकी गाड़ी का लॉक चेंज किया जाएगा, उस लॉक के हिसाब से आपको 2 चाबियां मिलेंगी। अच्छा, एक चीज और समझ ले, कई बार एक की खो जाती है, अब 2 है मिली हुई, आपने घर पे रख दी, घर से भी खो गई, तो कई बार क्लेम में प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई या किसी, तो वो क्या चीज है? सर अगर आपने किसी ने रियलाइज किया आपकी चाबी एक गुम हो गई है, तो उसमें समझदारी यही है, आपकी लॉस में क्लेम डालिए, उसमें एक एफआईआर चाहिए होती है कि मेरी चाबी गुम हो गई है, अनसर्टेन रीजंस, कोई रीजन नहीं है, बस गुम हो गई है, एक एफआईआर लगती है और आपको उसमें क्लेम मिलेगा। क्लेम में जैसे मैंने अभी बताया, आपकी गाड़ी का लॉक चेंज किया गया है सर, लॉक सेट पूरा चेंज होगा, स्टीयरिंग का भी, डोर लॉक भी, और उसके हिसाब से आपको 2 नई चाबी दी जाएंगी सर, वो सारा क्लेम में कवर होगा, बट ओनली इफ यू हैव अ की कवर इन योर पॉलिसी। तो ये मल्टीपल सेक्टर्स,
और कोई ऐसी चीज इसमें से जो आप बताना चाहते हो कि कौन सा राइडर रोल लेना चाहिए? सर दिस कवर्स ऑल द राइट। अच्छा, एक चीज समझते हैं, अगर नॉर्मल पॉलिसी लेते हैं और इस सारे वो लेते हैं तो आपकी पॉलिसी कॉस्ट कितनी चेंज हो जाती है? सर अगर नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी तो 10,000 की है और आप सारे एड ऑन दे रहे हो तो 25,000 का प्रीमियम आएगा। बट इंश्योरेंस इज पीस ऑफ माइंड। 2.5 टाइम आपका अप्रॉक्स मैक्सिमम है सर, वो अब कम भी आता है। इंश्योरेंस में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मेरी गाड़ी है, अब वो किसी ने उसका बम्पर लगा दिया, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, उस बात को 2-3 महीने हो गए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं देती फिर 2-3 महीने बाद, क्योंकि वो बोलती कि जी ये तो पुराना है। तो जबकि क्लेम तो मैं पिछले 3 साल से पॉलिसी तुम्हारे से लेते आ रहा हूँ, भाई लगी तो लगी होगी, 2 महीने बाद क्यों नहीं दोगे? सर इंश्योरेंस होता है कि आपका आज एक्सीडेंट हुआ, आप कल जाके 2 दिन में जाके 7 डेज में 10 डेज तक आप उसको क्लेम करो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, गाड़ी लोहे से बनी है या आयरन पार्ट्स है, जंग लगना शुरू होते हैं पार्ट में, रस्टेड पार्ट पे कभी क्लेम नहीं मिलेगा। इट कम्स अंडर एग्जिस्टिंग डैमेजेस व्हिच वर नॉट डिस्क्लोज्ड व्हाइल परचेज ऑफ पॉलिसी। लेकिन हम तो पहले दिन से 3 साल से तुम्हारे पास पॉलिसी ले रहे हैं। सर ले रहे हो अगर आप सेम कंपनी में पे हो, लेकिन आपने डिस्क्लोज नहीं किया, अच्छा, वो नॉन डिस्क्लोजर आ गया ना सर। एक चीज और आती है, कई बार समस्या क्या आती है कि जो सर्वेयर आता है इंश्योरेंस का, मोटर इंश्योरेंस में, वो क्लेम कम पास करता है, क्लेम ज्यादा का होता है, वो क्या चीज है? जबकि ऐसा तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो तो डैमेज का ही पार्ट है। सर इंश्योरेंस सर्वेयर्स या इंश्योरेंस कंपनी की गाइडलाइंस या मोटर व्हीकल एक्ट में गाइडलाइंस है कि 2 पार्ट गाड़ी के ऑपोजिट पार्ट्स कभी भी एक क्लेम में नहीं अप्रूव होंगे। अच्छा, इधर से भी Unless- ठुक गए, इधर से भी ठुक गए, क्यों नहीं मिला? अनलेस यू हैव स्पॉट वीडियोस ऑफ एक्सीडेंट हाँ, मेरे साथ भी एक बार होता है, गाड़ी को उसने ये साइड कर दिया था, इस साइड पे नहीं दिया। कि आपका आगे से भी बम्पर डैमेज है, रियर बम्पर भी डैमेज है, और आप कहते हो एक ही एक्सीडेंट में हुआ है। अगर यू हैव नो मींस टू प्रूव द एक्सीडेंट कि साइमल्टेनियसली आगे पीछे से लगी है तो क्लेम नहीं मिलेगा, एक पार्ट का मिलेगा। सर्विस सेंटर वाला स्टोरी लिखवाता तो है। सर वो स्टोरी लिखवाते हैं, बट स्टोरी नहीं होनी चाहिए ना सर, एक्चुअल होनी चाहिए। आपके पास अगर स्पॉट फोटो है कि आपकी गाड़ी 2 गाड़ियों से हिट हुई है, बीच में सैंडविच बनी है, तो क्लेम अप्रूव्ड है, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। जेन्युइन क्लेम कभी नहीं रुकेगा सर। जो फर्जी आजकल क्लेम बना देते हैं ना सर, वो बिल्कुल रुकते हैं। अब आपके तीसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आप क्या एजुकेट करते हैं लोगों को? और जो मेरा भी मानना है, लोगों को केवल टर्म इंश्योरेंस ही लेनी चाहिए, बाकी तो अब लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सारी उसको बेचना ही नहीं चाहती। सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्यों नहीं बेचना चाहती है टर्म प्लान? बिकॉज उसमें उनका रिस्क एक्सपोजर ज्यादा है। रिस्क एक्सपोजर कैसे ज्यादा है? कोई 10,000 का प्रीमियम भर के 25 साल का बच्चा, भगवान न करे उसकी कुछ हो जाए, डेथ हो जाए, तो कंपनी को 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। तो कहाँ 10,000 का प्रीमियम उसने दिया, कहाँ 1 करोड़ का क्लेम कंपनी दे रही है। इंश्योरेंस का तो असली मतलब तो यही है। मतलब यही है सर, लेकिन बिकॉज जैसे इनकम टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए, पहले क्या होता था सर, लोग ज्यादा लेते थे इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट प्लान लेते थे, अभी एटीसी एटीडी प्लान्स में इन्वेस्ट करते थे। बट गवर्नमेंट लाई इनकम टैक्स में न्यू रिजाइम में उन्होंने सब इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दिया नहीं, सब उड़ा दिया, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते गए खत्म। अब बचा क्या? टर्म प्लान, जो उनके लिए ऑलरेडी लॉस मेकिंग था। तो इसलिए अब वो एंकरेज ही नहीं करती कि आप ये प्लान लो। बट क्योंकि उनका प्रोडक्ट है, IRDA अप्रूव्ड है, वो उसको रोक भी नहीं सकते, बंद भी नहीं कर सकते। अच्छा, अपने बिजनेस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जब पीछे GST खत्म हुआ है इंश्योरेंस में? इससे इम्पैक्ट हुआ, बिजनेस बढ़ा या वो हुआ? सर बिजनेस तो देखिए, इंश्योरेंस जिसने लेना है वो GST नहीं देखेगा कि GST लग रहा है नहीं लग रहा। उसने, आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है आप लेंगे, बिल्कुल। मैंने लेनी है मैं लूंगा, मैं ये प्रीमियम कम हो गया थोड़ा सा, प्रीमियम कम हुआ, 18% GST होता था सर, प्रीमियम कम हो गया तो लोगों, पीपल आर इनफैक्ट हैप्पी। जब हम रिन्यूअल के टाइम कॉल करते हैं, सर आपका प्रीमियम पिछले साल 20,000 था, इस बार 18% GST हट गई, इस बार 17,000 रह गया। अरे कम हो गया, थैंक यू भाई, अच्छा। बीमा वाला भाई जिंदाबाद है। अच्छा, अपना वर्क एरिया कहाँ कहाँ हम लोग, कौन कौन सी टेरिटरीज? पूरा इंडिया तो आपने बोला, लेकिन वैसे एक्चुअल में कितना कवर कर रहे हैं, कहाँ कर? सर मेरी एक टीम है, जैसे मैंने आपको बताया, एक राइट टीम ही आपको देश के अलग अलग हिस्सों में लेके जा सकती। मेरे साथ देश के अलग अलग कोने से बंदे एसोसिएटेड हैं। एक बंदा ईस्ट इंडिया में है, 2 बंदे मुंबई में हैं, 1 बंदा पुणे में है, 2 बैंगलोर में है, 2 केरला में है। तो दे आर वर्किंग रिमोटली, दे गेट मी बिजनेस, दे आर माई एम्प्लॉइज, एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई टीम। तो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कैसा है? जैसे आप सब कुछ, सबसे ओनर हैं आप, प्रमोटर, डायरेक्टर हैं, तो बाकी टीम कैसे कैसे डिवाइड, क्या क्या काम, कैसे क्या काम करते Sir, mostly people are in sales. Then there is a team of 3 people who look into insurance policy booking. They collect data from the sales team and issue policy on that basis.
and I overlook every one of them. तो फिर कोटेशन के लिए अलग टीम बनी होगी जो Yes, yes, कंपनी yes. जो कोटेशन देती है Operation team will generate a quote. Sales team will bring business. अच्छा, तो अपना मार्केटिंग के लिए क्या क्या एफर्ट्स करते हैं हम लोग? सर मार्केटिंग के लिए हम विमित्र ग्रुप के साथ जुड़े हैं बिल्कुल एंड देयर आर सिमिलर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से हम मार्केटिंग कर पा रहे हैं. देन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है सर, यूट्यूब है, वीडियो एजुकेटिव वीडियोस डालते हैं सर और सोशल मीडिया से प्रमोशंस करते हैं सर. अगर हम बात करें आपका जो बिजनेस की सेगमेंट है, तो जैसे हमने 100 रुपए का बिजनेस किया मंथली, तो उसमें आपका नेटवर्किंग का कितना रोल होगा, इस सोशल मीडिया का कितना होगा, पर्सनल रिलेशन कहीं ना कहीं नेटवर्क पे ही बात कर सकते हैं, तो एक कितना अगर हम उसे सेगमेंटेड वाइज करें तो देख सर नेटवर्क ग्रुप्स की वजह से मेरे पास 40% बिजनेस है. 20% ऑनलाइन वेबसाइट है हमारी या सोशल मीडिया टीम है वो है, एंड 40% अगेन अपनी मेहनत है जो सेल्स टीम कर रही है एंड हम भी कर रहे हैं. मैं खुद अपने आप को सेल्समैन ही बोलता हूँ कि मैं अपनी कंपनी में हूँ, बट आई एम अ सेल्समैन. मैं पॉलिसी बेचता हूँ, मैं तब तक नहीं बेच पाऊंगा जब तक मुझे ज्ञान नहीं होगा. तो कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है मुझे थरोली याद होता है, तभी मैं अपनी टीम को ट्रेन कर पाऊंगा, तभी वो आगे उस चीज को सेल कर पाएंगे. सर मैं ही अपना प्रोडक्ट नहीं जानूंगा तो मैं अपनी टीम को क्या सिखाऊंगा और वो क्या आगे बेचेंगे. अब अगर हम कॉस्ट वाइज 40-40-20 हो गया, कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो किसमें सबसे कम कॉस्ट आती है कस्टमर एक्विजिशन में? नेटवर्क ग्रुप सर. नेटवर्क ग्रुप्स मैं वीमित्र प्लेटफॉर्म के साथ लास्ट 7-8 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ. जो क्वालिफाइड लीड्स मिलती हैं या रेफरेंसेस मिलते हैं, मेरे पास जैसे कॉल आता है किसी भी ग्रुप मेंबर का, यार मेरा दोस्त है इसको हेल्थ इंश्योरेंस करनी है, वो आपको भी कॉल कर रहे हैं. आई गेट सच कॉल्स, इनके रेफरेंस से कॉल आई है एंड दे आर ऑलरेडी कन्वर्टेड. बस प्रीमियम देना सर, सेंड पेमेंट लिंक. आज भी मैंने किसी की कार की है, रेफरेंस से आया था, हमने सवाल जवाब नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते सर. आई एम शॉक्ड. जो प्रीमियम दिया, जो कोड दिया, बिकॉज खाली मैं नहीं दे रहा हूँ ना सर, और भी लोग दे रहे हैं. बिल्कुल. बट दे ट्रस्ट एक फैक्टर बढ़ गया क्योंकि एक वेरीफाइड बंदे ने, एक मेरे किसी क्लाइंट ने जो मेरी सर्विसेज से खुश था, उसने मुझे रेफर किया, तो दे हैव दैट फेथ कि हाँ इसने रेफर किया है, मेरा भाई है ये, इसने रेफर किया, तो ये गलत जगह मुझे रेफर नहीं करेगा. और अब इस यानी ये ट्रस्ट पे हम आगे बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लेम को आप कैसे सेटल कराते हो? आपकी क्लेम की क्या टीम है, किस तरह से आप लोगों, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा सर्विस आपकी तब दिखती है बेचते वक्त सर्विस, कि अभी क्लेम में कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हो? सर मैं अपने क्लाइंट्स को ओपनली आज तक एक बात बोली है एंड हमेशा से बोलता हूँ लास्ट 11 साल से, कि आपने पॉलिसी मेरे से ले ली, मैं आपको क्लेम सर्विस दूंगा. आपने पॉलिसी किसी और से भी ले ली और आपको क्लेम नहीं हो पा रहा है, मैं तब भी आपकी हेल्प करूंगा. मैं हेल्प करने के लिए एवर रेडी हूँ. मैं पॉलिसी बेच के रुकता नहीं हूँ, मैं कनेक्टेड रहता हूँ. पॉलिसी बेचने के बाद या पॉलिसी इशुएंस के बाद मेरा असली काम शुरू होता है सर. अच्छा, एक चीज और समझते, इस बिजनेस में चैलेंजेस क्या है सबसे ज्यादा? सर चैलेंजेस, मिस सेलिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज. मिस सेलिंग, जो बाकी लोग गलत प्रोडक्ट समझा के नहीं सर, आई टेल यू, मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये बात कहता हूँ, आज आपको भी एक बात बोलूंगा. आपने या किसी ने भी पॉलिसी लेनी हो, आप ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन कंपेयर कीजिए, बट किसी भी एजेंट से पॉलिसी लीजिए. एजेंट आपकी नीड्स के हिसाब से आपको पॉलिसी बेचेगा. ऑनलाइन पोर्टल सिर्फ आपने जो उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ या व्हीकल नंबर डाल दिया उसके हिसाब से पॉलिसी बेचेगा. सर इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं एजुकेट करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को. एजुकेशन बिल्कुल मेरा स्ट्रेस एजुकेशन पे, मैं व्यूअर्स को एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा. हम ऑनलाइन कभी भी व्हीकल नंबर डालते हैं तो वो नो क्लेम बोनस जो होता है, एनसीबी बोलते हैं, नो क्लेम बोनस उठाएगा बाय डिफॉल्ट व्हीकल की एज के हिसाब से. पोर्टल ये नहीं देखेगा आपने पिछले साल क्लेम लिया नहीं लिया, और वो बाद में क्लेम रिजेक्ट भी होते हैं उसकी वजह से. क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी सर. अगर मिस सेलिंग, मिस डिक्लेरेशन है एनसीबी अमाउंट की, अगर कस्टमर को मिलना चाहिए 0% या 20% और ऑनलाइन पोर्टल व्हीकल एज के हिसाब से 50% दे रहा है, तो जो गैप है वो डिक्लेयर नहीं किया गया प्रॉपर कि मैंने इस साल में क्लेम लिया है. ये चीज कौन पूछेगा आपसे? जो आपका एजेंट है, आपका जो जिससे आप बात कर रहे हो. ऑनलाइन तो आपने डेटा फीड किया, डेटा जो फीड करोगे उसके हिसाब से कर देगा. सर मैंने ऐसे भी लोगों को हेल्प किया है जो 3 साल से उन्होंने यूज कार परचेज की, बट इंश्योरेंस उनकी रिन्यू हो रही है फर्स्ट ओनर के लिए, और ऑन रजिस्ट्रेशन वो सेकंड ओनर है. पॉलिसी अभी भी फर्स्ट ओनर पे चल रही है. अगर क्लेम आएगा उनको मिलेगा ही नहीं.
एंड उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी बदनाम हो जाती है। तो बट वो ये नहीं देखते कि ऑनलाइन डेटा उन्होंने ही तो डाला है, व्हीकल नंबर उन्होंने ही तो डाला है। ऑनलाइन पोर्टल व्हीकल नंबर के हिसाब से फर्स्ट ओनर उठा के पॉलिसी इशू कर देगा सर। अच्छा, एक चीज और, आप मेजरली किन कंपनीज के साथ काम करते हो, हेल्थ में, मोटर में या टर्म प्लान में? सर मोस्टली ऑल कंपनीज वी आर कवरिंग। एग्जाम्पल टाटा AIG, लिबर्टी, डिजिट, न्यू इंडिया एश्योरेंस, HDFC अर्गो, जनरली सेंट्रल, ICICI लॉम्बार्ड भी है सर, डिजिट है। एंड लाइफ इंश्योरेंस में HDFC लाइफ है, ICICI प्रूडेंशियल है, टाटा AIA है, डिजिट लाइफ है। हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिक है सर, केयर इंश्योरेंस विच वॉज फॉर्मर नेम वॉज रेलिगेयर, देन वी हैव स्टार हेल्थ, देन वी हैव नीवा बुपा। नीवा केयर बुपा का का एक फॉर्म, सवाल समझे, केयर के बारे में किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा आया था कि क्लेम सेटलमेंट में इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ हॉस्पिटल ने इनको बार्ड कर दिया था, वो जी सर। रिजॉल्व हो गया है या अभी भी, वो क्यों हुआ था? सर एक हॉस्पिटल चेन है मैक्स ग्रुप की, उन्होंने केयर को डिस्बार्क कर दिया है। दूसरी चेन है फोर्टिस की, उन्होंने डिस्बार्क कर दिया बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्शन ज्यादा हो गया था, काफी ज्यादा। हाँ, प्लस जो रेट रिवीजन नहीं हो रही थी। अच्छा, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को प्राइस कम दे रहे थे, ये जो कम दे रहे, इनका जो- कॉन्ट्रैक्ट था। जी, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनियां एवरी 3 ईयर में रिवाइज होता है। हाँ, कि एक ऑपरेशन का हम इससे ज्यादा पैसे नहीं देंगे, इस कंज्यूमर के इससे ज्यादा पैसे नहीं तो देंगे। हॉस्पिटल को उतना पैसा नहीं मिल रहा था, क्लेम अप्रूव हो रहा है बट उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उसको अपनी आउट ऑफ पॉकेट ज्यादा देना है। हॉस्पिटल विल नॉट बेयर द लॉस, हाँ, हॉस्पिटल को अपना पूरा करना है, वो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करेगा जब तक उसका पैसा पूरा नहीं हुआ। 5 लाख का क्लेम है जी, आपकी कंपनी ने हमें 3,70,000 दिया, 1,30,000 दो तब डिस्चार्ज करेंगे, नहीं तो पड़े रहो पे हॉस्पिटल बेड पे और बिल बढ़ाते रहो हॉस्पिटल का। तो ऐसे टाइम पे, क्रूशियल टाइम पे, जब आपने ये नहीं देखा कि हॉस्पिटल ने ये नहीं देखा कि उनको कितना पैसा मिला या रेट रिवीजन नहीं कर रही, केयर उसमें डिले कर रही थी, तो इसलिए इन ग्रुप्स ने केयर कंपनी को डिसबार्क कर दिया था। एंड हाईएस्ट डिससेटिस्फैक्शन रेशियो इन मार्केट इन हेल्थ इंश्योरेंस इज अगेंस्ट केयर। उसके बाद स्टार हेल्थ है, HDFC अर्गो का सर बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट्स है, नीवा के बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं। मतलब नीवा के लिए तो आई कैन वाउच कि नीवा की पॉलिसी ले ली तो आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। HDFC अर्गो के लिए आई कैन वाउच कि HDFC अर्गो की तो पॉलिसी, इनके प्रीमियम में डिफरेंसेस है कि ऑलमोस्ट सेम आते हैं? सर 2-4 हजार का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता है। बट आप ये देखिए ना सर, वही मैंने आपको बताया, लोग गिरते हैं प्रीमियम के ऊपर कि एक कंपनी 10,000 में दे रही है, एक 12 में दे रही है, मैं 10 वाला लूंगा। आप 12 का, जो 12 का आपको दे रहा है पॉलिसी, 12,000 की दे रहा है, आप उसका क्लेम रेशो देखिए सर। कभी भी पॉलिसी लेते हुए आपको क्लेम रेशो देखना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है किसी भी कंपनी के लिए। नीवा बुपा का क्लेम रेशो है 96.3%, HDFC अर्गो का क्लेम रेशो है 98.6%। इतने परसेंट उन्होंने अप्रूव किए क्लेम्स। अच्छा, एक चीज जो इतने टाइम में बात करके समझ में आया कि आपकी यूएसपी है, आप क्लेम को बहुत अच्छा प्रोसेस करते हो, लोगों को नीड बेस्ड सेलिंग करते हो और उनकी वो समझ के, आप अपनी तरफ से क्या क्या यूएसपी बताना चाहोगे बीमा वाला भाई की? सर बीमा वाला भाई की सिर्फ एक यूएसपी है, मैं आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्रोडक्ट दूंगा, मेरे टारगेट के हिसाब से नहीं दूंगा। मैं आपको समझा के प्रोडक्ट दूंगा, सिर्फ बेचूंगा नहीं। पहले आपको एडुकेट करूंगा कि आप क्या खरीद रहे हैं मेरे से और मैं आपको क्या बेच रहा हूं, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से। अगर मुझे लग रहा है आपके बजट में कोई पॉलिसी फिट नहीं आएगी, मैं आपको सीधा बताऊंगा। ये नहीं कि इसकी तरह कुछ लो लेवल का प्रोडक्ट दे दूंगा या कुछ एड ऑन स्किप कर दूंगा। मैं आपकी जरूरत के हिसाब से आपको प्रोडक्ट गाइड करूंगा और आपको, अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आपको गाइड करूंगा कि सर बजट थोड़ा बढ़ा लीजिए या फिर पॉलिसी ऑन EMI ले लीजिए। सर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज EMI पे मिलनी शुरू हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनीज आर एंकरेजिंग, जिनका बजट नहीं है, आप EMI पे एक अपफ्रंट पेमेंट देके, डाउन पेमेंट देके 3 मंथ्स और 6 मंथ्स की EMI पे पॉलिसी ले लीजिए। तो ये भी एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। बढ़िया। तो और बाकी आपकी यूएसपी मेनली क्लेम्स की है। जी। आप बीमा वाले भाई हो तो बाकी आपके सारे भी तो भाई होंगे जो आपके साथ काम कर रहे होंगे, वो भी सारे बीमा वाले भाई होंगे। जी नहीं सर, हमारी जो ऑपरेशन टीम है उसमें फीमेल मेंबर्स भी हैं, वो कस्टमर फ्रंट पे नहीं। भाई का मतलब कई बार आजकल तो लड़के में ब्रो वाला वर्ड यूज हो गया। एग्जैक्टली, ब्रो कोड सर, ब्रो कोड। ब्रो कोड हो गया, ब्रो, तो वो भी भाई हो गए। आजकल लड़कियां अपने पेरेंट बोलती हे ब्रो। हाँ, तो सर क्या है, एक भाई जहाँ आ जाता है ना, भाई नाम आ जाता है, हाँ। तो वो बड़ा अपनापन लगता है कि हम अपने भाई पे विश्वास कर सकते और अगर सेम एज का तो गाली भी दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, सब तरीके से समझा सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हैं। गो टू फैक्टर है सर। मैं बीमा वाला भाई से बात कर रहा हूँ, जब भाई आ गया वहाँ विश्वास आ जाता है।
तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ मेरा कस्टमर रिटेंशन रेशो 97% है सर, अच्छा, बहुत अच्छी बात। प्राउडली। और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैक्सिमम है, अच्छा, इवन बड़े से बड़े ब्रोकर का रेशो ये नहीं है सर। ये ब्रोकर के साथ तो ये भी है ना, सब ब्रोकर बहुत सारे एडिशंस होते तो उनकी मिस सेलिंग हो जाती है कई सर बार। लोग खरीदते ब्रोकर से हैं, लेकिन जिस दिन क्लेम आता है उस दिन ब्रोकर को बाय बाय कर देते हैं, अच्छा, क्योंकि हम ऐसे लोगों को हम कैटर करते हैं सर। हाँ, कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ऑनलाइन ब्रोकर से लिया है, लेकिन भैया क्लेम नहीं मिल रहा, क्या करें? तो हम गाइड करते हैं, क्लेम नहीं मिल रहा, चला जा, आई विल सपोर्ट यू इन योर क्लेम। पॉलिसी में से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी क्लेम सपोर्ट करता हूँ सर। इसकी अपना हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं सर। अपने फ्यूचर प्लान्स क्या है कि कहाँ किस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरह से देखना चाहते हो? सर नेक्स्ट 2 years का प्लान है ब्रोकर मॉडल में जाने का Okay. और टीम बिल्ड करने का। आई हैव अ टारगेट ऑफ हायरिंग मोर देन 300 पीपल इन द नेक्स्ट 2 years। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो उसके लिए हायरिंग का प्रोसेस क्या कर रहे हो? कॉलेज से इंटर्न्स नए फ्रेश उठा रहे हो, किस तरह से कर रहे हो? सर कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं अभी क्योंकि हमारी रीच हमें पैन इंडिया चाहिए। कॉलेज पास आउट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और बड़े शहरों में ही रह जाएगा। हमारा सपना है हर शहर तक पहुंचना, तो हम लिंक्डइन के थ्रू हायरिंग कर रहे हैं सर। आज भी इनफैक्ट एक कैंडिडेट का इंटरव्यू है, तो हम इसी तरीके से लिंक्डइन की रीच हर जगह है, नहीं, बहुत अच्छी रेंज है। तो हम उससे ही हायरिंग कर रहे हैं। अपना फैमिली कितनी इन्वॉल्व है बिजनेस में, या आप ही इन्वॉल्व हो, बाकी फैमिली मेंबर भी? नहीं सर, नहीं, फैमिली मेंबर कोई भी नहीं है, अकेला मैं हूँ। अकेले नहीं हो, आपकी तो टीम है, आप क्या? टीम है, मतलब फैमिली से अकेला मैं हूँ। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा क्लोजिंग की साइड जाता है। वीमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका पिछले 7-8 महीने का? आपने बीच में बताया, लेकिन फिर अगेन हम आपसे कुछ समझ। सर वीमित्र का एक्सपीरियंस हैज बीन फैंटास्टिक। हर वर्टिकल से लोग हैं, आपसी भाईचारा भी है, ब्रो कोड भी है, बिल्कुल। और रेफरेंसेस भी मिलते हैं रेगुलर। रैंडमली हम 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं, तो पीपल गिव रेफरेंसेस कि हाँ यार इससे बात कर लो, कल ही इंश्योरेंस का पूछ रहा था, तो लोगों को जैसे ही इंश्योरेंस याद आता है तो बीमा वाला भाई याद आता है, तो सुन के अच्छा लगता है। किसी का भी रेफरेंस आता है तो मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है लीड कन्वर्ट करने में। हर कन्वर्जन पे हमें उतनी खुशी होती है, चाहे वो 5,000 का प्रीमियम हो, चाहे 5 लाख का। कस्टमर तो ऐड हो रहा है, नंबर से कस्टमर ऐड हो रहा है, नंबर ऐड हो रहा है, बीमा वाला भाई का ग्रुप बढ़ रहा है, हमारा नाम फैल रहा है। फीडबैक, वीमित्र को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सर और मेंबर लाइए मेंबर तो बनाने और हम उनसे मिलेंगे, मिलके आप भी इस फील्ड की तरफ काम कर रहे हैं कि और बिजनेस बढ़ाने में हम लोग क्या और भूमिका निभा सकते हैं? सर मेरे हिसाब से बाकी मेहनत लोगों को ही करनी पड़ेगी, एक दूसरे से मिलजुल के ज्यादा मीटिंग्स करके ही बिजनेस जनरेट हो सकता है। घर बैठे कोई काम नहीं आता सर, घर से बाहर निकलना पड़ता है, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, सर्दी हो, घर से बाहर जो नहीं निकलेगा वो घर ही रह जाएगा। ठीक है तो कुणाल जी, आपके साथ बड़ा अच्छा लगा बात करके। अभी हम एक एपिसोड आपके साथ और करेंगे, जिसमें हम एक पूरा हेल्थ इंश्योरेंस पे पूरा अलग से एपिसोड करेंगे, मोटर पे दोबारा से अलग से करेंगे, और इन सबसे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आज हमारे साथ थे कुणाल वेलन जी और मैं अरुण अग्रवाल, वीमित्र पॉडकास्ट से। अगर आप भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, आपकी यूएसपीज क्या हैं, कैसे हैं, और आप कैसा बिजनेस चला रहे हैं, और आपके चैलेंजेस क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो, आपके साथ एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।